हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3, इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरनल challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movements, issues of Northeast India, Naxalism, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कंट्री ने फेस किए थे और जो इंटरनल चैलेंजेस थे, मतलब कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी। इस पे हम पढ़ेंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इशू के बारे में, नक्सलाइट के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में एंड रीजनलिज्म के बारे में। The unrest in Punjab. Akali Dal was the major political party in Punjab. In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. The following demands were made in this resolution. पंजाब की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी अकाली दल। 1973 में इस अकाली दल ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। एक्चुअली था क्या रिजोल्यूशन में, ये लोगों ने कुछ डिमांड्स रखे थे। वो डिमांड्स क्या क्या थे? चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब, द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये लोगों ने जो रिजोल्यूशन अपना बनाया था उसमें ये लोगों ने ये डिमांड्स रखी थी कि सबसे पहले चंडीगढ़ को पंजाब का पार्ट बनाया जाए। नेक्स्ट, दूसरे स्टेट्स में जो पंजाब बोलने वाले लोग हैं उन पार्ट्स को भी पंजाब में इंक्लूड किया जाए, मतलब जिस जिस पार्ट में पंजाबी बोली जाती है उन उन जगहों को भी पंजाब का पार्ट बनाया जाए। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी में जो पंजाबी लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए एंड उसके बाद जो स्टेट ऑफ पंजाब है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाए। अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977. While taking charge, they asked for a larger share of river waters from Punjab, Holy City, status for Amritsar, etc. along with their old demands. 1977 में अकाली दल पंजाब में पावर में आ गया एंड जब उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो अकाली दल के और भी कुछ न्यू डिमांड्स थे जो सामने आए, जैसे पंजाब से जो भी रिवर जाती है तो पंजाब को ज़्यादा शेयर दिया जाए दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में उस रिवर का। नेक्स्ट, अमृतसर को हॉली सिटी डिक्लेयर किया जाए और अपनी पुरानी डिमांड्स तो वो लोग पहले ही रख चुके थे। In 1980, the movement for independent Khalistan took root in the Punjab. During that period, the leader of the Akali Dal was Sant Harcharan Singh Longowal. He used to direct his activists from Golden Temple to stage protest. 1980 में इंडिपेंडेंट खालिस्तान वाली जो डिमांड थी वो सामने रखी, वो स्टार्ट हुई हम कह सकते हैं इस पीरियड में। जो अकाली दल के लीडर थे संत हरचरण सिंह लोंगोवाल, उन्होंने क्या किया कि गोल्डन टेम्पल में जो उनके एक्टिविस्ट आते थे तो वो वहाँ उन्हें डायरेक्ट करते थे कि क्या करना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है, कैसे मूवमेंट करना है। ऑन द अदर साइड ऑफ गोल्डन टेम्पल, आर्म्ड फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द staunch खालिस्तान supporters Sant जरनैल सिंह भिंद्रवाले। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैड बिगिन। और साथ ही साथ गोल्डन टेम्पल के अपोजिट साइड पे स्टॉन्च खालिस्तान के जो सपोर्टर थे संत जरनैल सिंह भिंद्रवाले, मतलब इनके जो भी सपोर्टर्स थे वो भी आने लगे एंड वो भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगे। और इसी पीरियड में हुआ कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी, आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज़ थी वो इंक्रीज़ होने लगी, मतलब ये खालिस्तानी जो लोग थे वो आतंकवादियों का फॉर्म लेने लगे। भिंद्रनवाले was arrested in 1981 accused of the murder of newspaper editor Lala Jagat Narayan.
After this incident, the situation worsened. During these development, President's rule was imposed in Punjab in 1983 और जो भिंद्रवाले थे उन्हें अरेस्ट किया गया 1981 में इस केस पे कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिटर का मर्डर किया है। और इसके बाद पंजाब में सिचुएशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और इन्हीं चीज़ों के कारण 1983 में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसे हटाकर, स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर प्रेसिडेंट का रूल वहाँ लगा दिया गया। भिंद्रनवाले went to stay at a religious place called Akal Takht. Bhindranwale's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. The area looked like a fort. This greatly disturbed the peace in Punjab. It was a major challenge to Indian democracy. और इसके बाद क्या हुआ, जो भिंद्र वाले थे उन्होंने सब छोड़ दिया और वो रिलीजियस प्लेस अकाल तख्त में जाके रहने लगे। पर उनके जो फॉलोअर्स थे वो लोगों ने गोल्डन टेम्पल कैप्चर कर लिया, वहाँ पे सैंड बैग्स के बैरिकेड्स लगा दिए, वो एरिया फोर्ट की तरह दिखने लगा और इस कारण से पंजाब में जो शांति थी वो डिस्टर्ब हो रही थी और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए मेजर एक नया चैलेंज था। ऑपरेशन ब्लू स्टार। The main task of getting the terrorists out of the Golden Temple was entrusted to Major General Kuldeep Singh Brar. On the morning of 3rd of June 1984, the mission Operation Blue Star started. हुआ क्या था कि जितने भी टेररिस्ट थे अमृतसर में उस समय, ये सारे गोल्डन टेम्पल में जाके छुपे हुए थे और इन्हें वहाँ से निकालना और पंजाब में शांति लेकर आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। मेजर जनरल कुलदीप सिंह जो थे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाएंगे। 3 जून 1984 के मॉर्निंग में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया गया। The operation ended on 6th of June. In this military operation, the Indian Army functioned with great restraint. The operation ended with the death of Bhindranwale and other terrorists. और ये ऑपरेशन 6th of June को ख़त्म हुआ था। इसमें जो भी मिलिट्री वहाँ गई थी, जो भी आर्मी वहाँ गई थी, वो लोगों ने खुद की सुरक्षा की एंड साथ ही साथ जिस ऑपरेशन से गई थी वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। जो टेररिस्ट थे भिंद्रनवाले उन्हें मार दिया गया एंड उनके साथ दूसरे जो टेररिस्ट थे उन्हें भी मार दिया गया। In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. It was called Operation Black Thunder. After this action was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. और इसके बाद 1983 में अगेन गोल्डन टेम्पल में एक और ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया। सेम वहाँ पे अगेन बहुत सारे टेररिस्ट थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। एंड इस ऑपरेशन के बाद जो कंडीशन थी पंजाब की वो बहुत ज़्यादा ही सुधर गई, वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। डू यू नो, a military expedition taken up with a particular objective is called an operation. Operation Blue Star was an operation undertaken to evict the terrorists hiding in the Golden Temple. हमारी कंट्री में इफ़ ऐसा होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए मिलिट्री को और उनसे जाकर वो करवाया जाए, कोई भी गोल दे दिया जाए एंड वो चीज़ उनसे करवाई जाए, तो इसे ऑपरेशन कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, ये इसका गोल या इसका ऑब्जेक्टिव ये दिया गया था मिलिट्री को कि ये लोगों को गोल्डन टेम्पल जाना है, वहाँ पे जो भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं उन्हें ख़त्म करना है। इश्यूज़ कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नेक्स्ट इंटरनल चैलेंजेस में से नेक्स्ट जो इशू था वो था इशू कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। हम जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो 8 स्टेट्स हैं जो उसमें आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा।
International borders of India touch each of the states to varying extents. These states are different with respect to ethnicity, language, and cultural diversity. The first Prime Minister of independent India took the lead in bringing the tribes living in these areas into mainstream of the country. ये जो स्टेट्स हैं, हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे टच करते हैं ये स्टेट्स. नेक्स्ट, इस स्टेट का सारे स्टेट्स की अलग अलग एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, रहने का तरीका, कल्चरल डाइवर्सिटी है. हमारे जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने ये किया था कि इन कंट्रीज़ में जो ट्राइब्स रहते हैं उसे हमारे इंडिया में इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी. इसका मतलब इन स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने की कोशिश की थी. ये चीज़ हम प्रीवियस चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. In 1954, he formed the North-East Frontier Agency area, comprising of the terraced on the Sino-Indian border and the tribal areas towards the north of Assam. 1954 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी एरिया बनाया था, जिसमें सिनो इंडियन बॉर्डर की भी टेरिटरीज रखी गई थी और नॉर्थ ऑफ आसाम की जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी भी टेरिटरीज रखी गई थी. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. Special provisions have been made with respect to these areas in 6th schedule of Indian Constitution. जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कोशिश की थी कि ये जो भी ट्राइबल एरिया हैं जहाँ पे हज़ारों ट्राइबल्स रहते हैं, इन सब का सही से डेवलपमेंट हो और इनका कल्चर भी प्रिजर्व रहे. साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजंस इन एरियाज़ के लिए बनाए गए हैं. In 1965, the responsibility of administering this area was given to Ministry of External Affairs. The North-Eastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social sphere, interstate transport, electricity, flood control, etc. अब ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स थे, एरिया थे, इन्हें संभालने की जिम्मेदारी 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दे दी गई. अब जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट है उसे पास किया गया 1971 में, जिस हिसाब से इस एक्ट में प्रोविजंस होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए क्या क्या करना है, मतलब इनके सोशल अफेयर्स में, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लड कंट्रोल और जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए क्या करना है. मिज़ोरम. द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री. When India became independent, the government gave administrative autonomy to districts of Mizo majority areas of Lushai Hills. जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइब्स हैं इनकी भी एंशिएंट हिस्ट्री है, इनकी अपनी खुद की हिस्ट्री है. और जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारी गवर्नमेंट ने लुशाई हिल्स में जो मिज़ो मेजॉरिटी के लोग रहते हैं या एरियाज़ हैं, इन्हें फ्रीडम दी थी कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालें. When the States Reorganization Commission was appointed in 1954, the expectations of the people in this area grew. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. In 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. During this famine, Mizo leader Lal Denga served the common people a lot. और हमारे देश में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1954 में, तो यहाँ जो मिज़ो के एरिया के लोग थे, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन ग्रो हो गई थी. और जो उस समय मिज़ो लीडर थे वो गवर्नमेंट से ये डिमांड करने लगे थे कि हमें हमारा एक सेपरेट मिज़ो प्रोविंस दिया जाए. 1959 में सीवियर ड्राफ्ट आया था मिज़ोरम में, और उस समय जो मिज़ो लीडर थे लाल देंगा, उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की थी. उन्होंने उस चीज़ से लोगों को ओवरकम करने में बहुत हेल्प की थी. इन 1961
Lal Denga established an organization called Mizo National Front. He asked for Greater Mizoram, an independent nation carved out of Tripura, Manipur, and Mizo majority areas from the Lushai Hills. 1961 में लाल देंगा जो कि लीडर थे, मिज़ो लीडर थे, उन्होंने ये डिमांड की। सबसे पहले उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, मिज़ो नेशनल फ्रंट, और ये डिमांड की कि हमें अब अपना एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए जिसका नाम होगा ग्रेटर मिज़ोरम। और ये देश में कौन से एरियाज़ आएंगे? कुछ एरिया आएंगे त्रिपुरा के, मणिपुर के, और मिज़ो मेजॉरिटी एरियाज जो हैं लुशाई हिल के, वो भी इसमें आएंगे। In March 1966, Mizo National Front announced the emergence of independent Mizoram. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion. और मार्च 1966 में जो मिज़ो नेशनल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसने अनाउंस कर दिया कि हम अपना इंडिपेंडेंट मिज़ोरम बना रहे हैं। उस समय हमारी देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाला और ये जो रिबेलियन सामने आ रहे थे उन्हें भी completely suppress कर दिया। When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of a union territory. 1972 में जब ये situation सही हो गई, थोड़ी calm down हो गई, जितने भी rebellions थे सब को कंट्रोल कर लिया गया, तो जो मिज़ो मेजॉरिटी एरियाज थे उन्हें एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had an agreement with Mizo National Front and Mizoram was given the status of a full-fledged state. Lal Denga became the chief minister of the state. फाइनली 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक अग्रीमेंट किया, मिज़ो नेशनल फ्रंट और मिज़ोरम को एक फुल फ्लेज स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया और लाल देंगा जो कि लीडर थे वहाँ के, उन्हें चीफ मिनिस्टर मिज़ोरम का बना दिया गया। नागालैंड। द नागा ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज मार्शल ट्राइब. द नागा ट्राइब हैड सेटल्ड इन ईस्टर्न हिमालयाज, द नागा हिल्स, बॉर्डर एरियाज ऑफ असम एंड म्यांमार। जो नागा ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उन्हें मार्शल ट्राइब कहा जाता है। नागा ट्राइब्स ईस्टर्न हिमालयाज में, नागा हिल्स में, असम म्यांमार के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे सेटल्ड है। In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council. Later, they made a demand for an independent state of Nagaland. 1946 में नागा के जो यूथ्स थे, स्पेशली जो एजुकेटेड यूथ्स थे, ये लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा नागा नेशनल काउंसिल। और लेटर ऑन वो ये डिमांड करने लगे कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड चाहिए। दे वर लेड बाय अंगामी जापू फिजो। In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. और ये जो नागा नेशनल काउंसिल थी इसके लीडर थे अंगामी जापू फिजो। 1954 में नागा नेशनल काउंसिल ने ये अनाउंस किया कि हम एक खुद का इंडिपेंडेंट फेडरेशन बना रहे हैं ऑफ नागालैंड। मतलब अगेन ये लोगों ने ये बात की कि हम अपना एक सेपरेट स्टेट बना रहे हैं। इन 1955 skirmishes happened between local Nagas and the soldiers of the Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. 1955 में लोकल जो वहाँ के नागास थे और असम राइफल के जो सोल्जर्स थे वहाँ पे ये लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे और फिर मिलिट्री के हेल्प से इसे सॉल्व किया गया। Several rounds of discussions took place between the central government and the Naga National Council. Central government decided to give the Naga majority territory the status of a union territory. Nagaland was made a full-fledged state on 1st of December 1963 by putting together the Naga majority territory and part of Tuensang. बहुत सारे डिस्कशंस हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में कि नागालैंड के टॉपिक पे क्या करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में तो ये डिसाइड किया कि जो नागा मेजॉरिटी टेरिटरीज़ हैं इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एंड बाद में
1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को फाइनली एक फुल फ्लेज स्टेट डिक्लेयर किया गया, जहाँ पे नागा मेजॉरिटी टेरिटरीज के एरिया थे एंड साथ ही साथ ट्यूनसांग के भी कुछ एरियाज थे. असम. In 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Student Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of dominance in Assam of Bengali migrants. 1983 में एक इंटेंस एगिटेशन था, सामने आया ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गाना संग्राम परिषद के बीच इस क्वेश्चन पे कि असम में जो बाहर से बंगाल से माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनका डोमिनेशन है. मतलब ये इशू सामने आया कि वो लोग असम के जो लोग हैं उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं. इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान एंड Assamese leader Prafulla Kumar Mohanto signed an accord. It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam back to their original places. और 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर थे और वहाँ असम के जो लीडर थे, ये लोगों ने एक एकॉर्ड साइन किया. इसके हिसाब से ये डिसाइड किया गया कि जो भी बांग्लादेशी लोग हैं, बंगाली लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं वहाँ पे और बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आसामी लोगों को, उन्हें उनकी कंट्री, उनके प्लेस वापस भेज दिया जाए. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Prafulla Kumar Mohanto of the Assam Gana Parishad became the new chief minister. Due to this democratic process, it became possible to establish peace in Assam. और इसके बाद 1986 में इलेक्शन हेल्ड हुए असम लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जो कि असम गाना परिषद के थे वो नए चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किए गए. और इसके बाद असम में फाइनली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस सेटअप हुआ, डेमोक्रेसी सेटअप हुई और असम में पीस आया. तो आपका लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है. इसके आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 पे. इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.